अब इसमें हम लोग देखेंगे नंबर सिस्टम में क्या देखेंगे, देखते हैं नंबर सिस्टम में क्या होता है। नंबर सिस्टम में देखते हैं कि कल हम लोग क्या पढ़े थे, रेशनल नंबर। क्या पढ़े थे? रेशनल नंबर पढ़े थे। ठीक, इसमें देखते हैं इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है, डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है वो दो तरह का हो जाता है। कितने तरह का हो जाता है? दो तरह का हो जाता है। पहला तो होता है टर्मिनेटिंग। क्या होता है? टर्मिनेटिंग। दूसरा होता है रिपीटिंग होता है। क्या होता है? रिपीटिंग होता है और रिकरिंग होता है, यानी बार बार रिपीट होता है, उसे रिपीटिंग कहा जाता है। टर्मिनेटिंग का एग्जांपल मानिए देख लेते हैं 1.3। इसे हम लोग जिससे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 13/10 हो जाएगा। मान लीजिए 5/2 दिया है, यानी 2.5 हो गया। इसमें क्या होता है कि जो डेसिमल होता है वो कहीं ना कहीं जाकर एक फिक्स पॉइंट पर स्टॉप हो जाता है, फिक्स जगह पर स्टॉप हो जाता है, फिक्स टाइम पर स्टॉप हो जाता है। उससे हम लोग क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग बोलते हैं। और अगला जो होता है रिपीटिंग होता है, रिकरिंग होता है। मान लीजिए इसमें जैसे लेते हैं 10/3 और इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं, हम लोग देखते हैं कि 3 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? बार बार रिपीट हो रहा है, यानी 3.3 के ऊपर बार का यूज कर लेंगे। किसका यूज कर लेंगे? बार का यूज कर लेंगे। बार का मतलब होता है कि ये जो 3 के ऊपर जो बार लगा है, इसका मतलब होता है कि 3 जो है बार बार रिपीट हो रहा है। किसके बाद? डेसिमल के बाद बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, इसी तरह मान लीजिए 1.77722777222, यही संख्या बार बार रिपीट हो रही थी। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? 1.7777222। ठीक, ये जो होता है रिपीटिंग हो गया। अब देखते हैं इरेशनल नंबर। क्या देखते हैं? इरेशनल नंबर। इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो भी दो तरह का हो जाता है। पहला तो या तो रिपीटिंग होता है या तो नॉन रिपीटिंग होता है। ठीक, या तो रिपीट होता है या तो नहीं रिपीट होता है। रिपीट होगा, जैसे मान लीजिए हम √2 लेते हैं तो इसका 1.414 समथिंग समथिंग आते जाता है। यानी इसमें देखते हैं कि जो रूट के अंदर अगर कोई प्राइम नंबर आ गया, क्या आ गया? प्राइम नंबर आ गया, तो उससे हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। तो √2 हो गया प्राइम नंबर में, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, मान लीजिए क्या हो गया, √11 हो गया, etc। ये सब जो होते हैं क्या होते हैं? रिपीटिंग। मतलब इसका जो होता है रिपीट होते जाता है, ना रिपीटेशन होता है, ये नहीं कभी रुकता भी नहीं है। ये भी हो सकता है, यानी इसके जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो दो तरह का होता है। अब देखिए, जो इरेशनल नंबर होता है उसे तो हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। पहले भी बता चुके हैं कि इरेशनल नंबर को p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। कैन नॉट बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p/q। और जो रेशनल नंबर होता है उसे तो हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। और हाँ, एक बात और है कि इसका जो HCF होता है p/q का, p जो होता है न्यूमरेटर होता है, q जो होता है डिनोमिनेटर होता है। यानी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का जो HCF होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। जैसे इसके एग्जांपल में देख लीजिए 1/2 हो गया। मान लीजिए 2/4 दिया है तो इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगा वो 1/2 होगा। ये जो है एनादर फॉर्म ऑफ 1/2 है। क्या है? एनादर फॉर्म ऑफ 1/2 है। इसका जो एक्सेप्शनल होता है, सबका मतलब नहीं होता है। जैसे मान लीजिए एक्सेप्शनल केस में क्या हो जाएगा, एक्सेप्शनल केस में हो जाएगा कि 0/5 हो गया, 0/2 हो गया। इसका तो HCF जो है मान लीजिए 0 और 5 का HCF तो 1 होगा नहीं, 0 और 5 का HCF तो 1 होगा नहीं। फिर भी हम लोग इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे बताइए? इसको बोलेंगे हम लोग रेशनल नंबर। क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर। अब नेक्स्ट टॉपिक है एल्गोरिदम। क्या है? एल्गोरिदम। अब देखेंगे एल्गोरिदम क्या होता है, इसका डिफिनेशन पहले जानिए। एल्गोरिदम क्या होता है? देखिए, एल्गोरिदम होता है एन एल्गोरिदम इज ए स्टेप बाय
स्टेप फिनिटी sequence of instructions which are used to solve a well-defined mathematical और कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम। ठीक, यानी जो एल्गोरिदम होता है वो स्टेप बाय स्टेप फिनिटी सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, जिसका यूज हम लोग किस लिए करते हैं, वेल डिफाइंड मैथमेटिकल प्रॉब्लम और कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं। ठीक, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्गोरिदम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्गोरिदम बोलते हैं। इसके बाद आता है लेमा। लेमा यानी इसको इन अदर वर्ड में हम लोग थ्योरम भी कह सकते हैं। लेमा या थ्योरम भी कह सकते हैं। ठीक, लेमा क्या होता है, लेमा जो होता है एक तरह का प्रूव्ड स्टेटमेंट होता है। क्या होता है, प्रूव्ड स्टेटमेंट होता है। इसका यूज किस में किया जाता है, इसका यूज जो है विच आर यूज्ड टू प्रूव अनदर लेमा, यानी लेमा का जो यूज किया जाता है दूसरे लेमा या थ्योरम को मतलब प्रूफ करने के लिए इसका यूज किया जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लेमा बोलते हैं। ये पहले से सिद्ध होता है। ये जो होता है, एक मानिए जो कोई लेमा दिया है, जो भी कोई लेमा दिया है वो पहले से प्रूव्ड होता है। इसको हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसको किसी की मदद से प्रूव नहीं कर सकते। लेकिन जो इसके जो डिराइव्ड फॉर्म होते हैं उससे हम लोग इसकी सहायता से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। उसे हम लोग लेमा बोलते हैं, जो पहले से प्रूव्ड होता है, यानी पहले से सत्य होता है, इसे हम लोग काट नहीं सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद आता है डिविजिबिलिटी। अब देखिए डिविजिबिलिटी क्या होता है। डिविजिबिलिटी का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए हम दो संख्या ले लिए, दो नंबर्स ले लिए ए एंड बी, और हम लोग एक ऐसा रिलेशन खोजते हैं कि बी को जो है ए डिवाइड करता है। बी को क्या करता है, ए डिवाइड करता है। यानी हम लोग रिलेशन खोज लिए बी बराबर ए क्यू, बी इक्वल्स ए इंटू क्यू। ये जो है रिलेशन हम लोग खोजते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ए डिवाइड्स, इसमें क्या हो रहा है रिलेशन में, ए डिवाइड्स बी। ए जो है बी को डिवाइड कर रहा है, समझ में आ रहा है, इसमें ए जो है बी को डिवाइड कर रहा है। यानी बी को हम लोग क्या बोलेंगे, मल्टीपल ऑफ ए बोलेंगे। बी को क्या बोलेंगे, मल्टीपल ऑफ ए बोलेंगे। और ए को क्या बोलेंगे, डिवाइजर ऑफ बी बोलेंगे। यानी रिलेशन में हम लोगों के पास क्या था, बी बराबर ए क्यू, क्या था, ए क्यू। यानी ए डिवाइड कर रहा है किसको, बी को डिवाइड कर रहा है। और ए और बी क्या हैं, दो इंटीजर्स हैं। ये दोनों के दोनों क्या हैं, इंटीजर्स हैं। क्या हैं, इंटीजर्स हैं। सच डेट बी बराबर ए क्यू वेयर ए डिवाइड्स बी इज कॉल्ड मल्टीपल ऑफ ए एंड ए इज कॉल्ड डिवाइजर ऑफ बी। इसमें जो है हम लोग क्यों को क्या बोल सकते हैं, कोसेंट। क्या बोल सकते हैं, कोसेंट। ठीक, कि वो क्या बोल सकते हैं, कोसेंट बोल सकते हैं। यानी यहाँ पर लिख सकते हैं बी बराबर ए क्यू। यहाँ पर तो साफ दिख रहा है कि ए जो है बी को डिवाइड कर रहा है, तब भी हमें क्या प्राप्त हो रहा है, एक इंटीजर प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है, इंटीजर, जिसे हम लोग कोसेंट बोलते हैं, भागफल बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, भागफल बोलते हैं। यहाँ पर साफ दिख रहा है बी बाई ए का मतलब क्या है, ए डिवाइड्स बी। यही बात हमें क्या करना है, याद रखना है। इसके बाद अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और डिवीजन एल्गोरिदम। अब देखिए ये क्या होता है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है। इसमें होता है कि हम लोग दो इंटीजर लेते हैं, ए एंड बी, दो इंटीजर लेते हैं। क्या लेते हैं, दो इंटीजर लेते हैं। और दोनों के दोनों इंटीजर जो होते हैं क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। और जो दो ये जो दोनों इंटीजर होते हैं, इन दोनों के लिए फॉर ए एंड बी हमें दो यूनिक नंबर मिलते हैं। क्या मिलते हैं, टू यूनिक नंबर्स मिलते हैं, क्यू एंड
आर मिलते हैं, दो यूनिक नंबर्स क्यू एंड आर मिलते हैं, तब हमें एक रिलेशन प्राप्त होता है। वो रिलेशन क्या मिलता है? वो रिलेशन होता है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर का जो वैल्यू है वो किसके बीच लाई करता है? जीरो से लेकर बी के बीच में लाई करता है। किसके बीच में लाई करता है? जीरो से लेकर बी के बीच में लाई करता है। आर को हम लोग रिमाइंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिमाइंडर बोलते हैं। ठीक। अब क्यू जो होता है वो पहले से बता चुके हैं कि क्यू को कोसेंट कहा जाता है। यहाँ पर बी जो हो गया डिवाइजर हो गया, यानी डिवाइजर उसको बोला जाता है जिससे हम लोग क्या करते हैं? भाग देते हैं। ये जो है डिवाइडेंड हो गया। क्या हो गया? डिवाइडेंड हो गया। ये जो फार्मूला है हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, छोटे क्लास में ही पढ़ चुके हैं। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ पर तो बस हम लोग सिंबल का यूज कर रहे हैं। ये कुछ नया नहीं है कि मतलब नहीं समझ में आ रहा है। इसका मतलब है कि ये जो है हम लोग पहले से यूज कर चुके हैं। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर होता है। ठीक। और जो रिमाइंडर का वैल्यू है जीरो से लेकर बी के बीच में लाई करता है। किसके बीच में लाई करता है? बी के बीच में लाई करता है। मान लीजिए हम जैसे 36 ले लिए तो 5 इंटू 7 प्लस 1 हो गया। तो यहाँ पर देखिए ए का मान तो 36 हो गया, बी का मान 5 हो गया, फिर क्यू का मान 7 हो गया और आर का मान क्या हो गया? 1 हो गया। ठीक। यही जो होता है इस पे देखिए, इस पे एक तरह से यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम जो है, इस पे क्या हो रहा है? फॉलो कर रहा है। इसको फॉलो हो रहा है, इस पे लागू हो रहा है। इसका जो थ्योरम और लेमा है इस पे क्या हो रहा है? लागू हो रहा है। और इसका मेन पर्पस जो होता है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम का, उसका यूज हम लोग एचसीएफ निकालने के लिए करते हैं। दो संख्या का, जैसे दो पॉजिटिव इंटीजर कोई भी दिया हो, जैसे कोई दो पॉजिटिव इंटीजर दिया हो, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम का करते हैं। क्या निकालने के लिए? एचसीएफ निकालने के लिए। मान लीजिए जैसे दो हम लोग संख्या लेते हैं 36 एंड मान लीजिए हम लोग लेते हैं 360 लेते हैं। ठीक। तो इसमें क्या देखते हैं? हाँ, एक बात ये रखना है याद कि ए का जो वैल्यू है, ए का जो वैल्यू वो बी से हमेशा बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बी से बड़ा होना चाहिए। ठीक। बी से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। ए का जो वैल्यू है बी से बड़ा होना चाहिए। ए इज ग्रेटर देन बी। यहाँ पर देखिए इस दोनों में बड़ा वैल्यू कौन सा है? 360। तो ए को हम लोग क्या बोलेंगे? 360 को ए मान लेंगे और बी को क्या मानेंगे? 36 मान लेंगे। ठीक। तो देखते हैं 360 ए की जगह पर हो गया, फिर बी की जगह पर क्या होगा? बी की जगह पर तो पता नहीं क्या होगा। बी क्या है? 36 है, तो 36 लिखिए। अब देखिए 36 से 360 में भाग दीजिए तो क्या होगा? 10 प्राप्त होगा और रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जो ही हमको रिमाइंडर 0 प्राप्त होगा, इसका अगला स्टेप मेरा रुक जाएगा। जो इसका अगला स्टेप होगा उससे हम नहीं करेंगे, अगला स्टेप नहीं होगा। नो स्टेप रिक्वायर्ड। कब? जब हमें रिमाइंडर क्या होगा? 0 प्राप्त हो जाएगा। अब पूछेगा यहाँ पर एचसीएफ क्या हुआ? 36 एंड 360 का एचसीएफ क्या हुआ? तो हम लोग देखेंगे ये जो बी का वैल्यू होता है, बी का जो मान आता है, बी का जो वैल्यू होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बी का जो मान आएगा, बी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिवाइजर बोलते हैं। और बी का जो मान आएगा वही क्या हो जाएगा? मेरा एचसीएफ हो जाएगा। यहाँ पर लास्ट में क्या आ रहा है? बी का वैल्यू 36 आ रहा है। क्या आ रहा है? 36 आ रहा है। फिर हम लोग एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें देखिए दिया है दो इंटीजर्स दिया गया और दोनों के दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। दोनों इंटीजर क्या दिए गए? 15365 3045। यहाँ देखते हैं कि 15365 जो है 3045 से तो बड़ा है, तो इसको हम लोग ए बोल देंगे। क्या बोलेंगे? ए बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे? बी बोलेंगे। और हम लोग जानते हैं कि डिवीजन लेमा क्या होता है। डिवीजन लेमा क्या हम लोगों को बताया गया है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर बताया गया है। डिवीजन लेमा क्या बताया गया है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर बताया गया है। अब देखेंगे यह एक तरह की मतलब डिवीजन प्रक्रिया है, मतलब डिवीजन क्या है? प्रोसेस है। तो देखिए डिवीजन प्रोसेस करते हैं। 15365 इज इक्वल टू ए की जगह पर रख दिए, बी की जगह पर क्या रखेंगे? 3045 रखेंगे। 3045 से 1536 में 5 में भाग देंगे, तब हम लोग क्वोशेंट और यहाँ पे क्या लिखेंगे? रिमाइंडर लिखेंगे। जितना रिमाइंडर आएगा हमारे पास, अब भाग दे के देखिए तो हमें क्या मिलेगा? क्वोशेंट तो हमें 5 मिल जाएगा। क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। और जो रिमाइंडर है वो 140 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 140 मिल जाएगा। फिर अगले स्टेप के लिए भी हमें ए और बी का वैल्यू चाहिए। अब अगला स्टेप करेंगे, क्योंकि अभी तो रिमाइंडर हमारा 0 नहीं हुआ है, तो अगला स्टेप तो जरूरी है। अगर 0 होगा तो नो स्टेप रिक्वायर्ड।
मतलब अगला स्टेप रिक्वायर्ड नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि अभी तो 0 नहीं हुआ, तो ए और बी का मान क्या लेंगे, किसके लिए, अगले स्टेप के लिए। तो ए का मान जो लेंगे हम लोग 3045 लेंगे, और बी का जो मान लेंगे क्या लेंगे, 140 लेंगे। तो अब अगला स्टेप देखते हैं, एक जगह पर क्या रखेंगे, 3045 रखेंगे, फिर बी की जगह पर 140 रखेंगे, फिर भाग देंगे 140 से, किस में, 3045 में। तब हम देखते हैं कि क्वोशेंट में 21 प्राप्त होता है और रिमाइंडर 105 हो रहा है। फिर देख रहे हैं कि यहाँ भी हमारा रिमाइंडर जो है 0 नहीं हुआ। फिर अगले स्टेप के लिए देखेंगे, ए का मान क्या हो जाएगा 140 और बी का मान क्या हो जाएगा 105। तो फिर अगला स्टेप करते हैं, 140 इज इक्वल टू 105। अब इससे भी भाग देंगे तो यहाँ पर क्वोशेंट 1 आ जाएगा और ये 35 आ जाएगा। ये प्रोसेस चलता रहेगा कब तक, जब तक मेरा रिमाइंडर 0 ना हो जाए। अब यहाँ पर देखिए अगले स्टेप में क्या रखेंगे, ए का मान 105 और बी का मान 35 रखेंगे। तो ए का मान तो 105 रख दिए और बी का मान क्या रख दिए 35, फिर भाग दिए 35 से, किस में 105 में। तो क्वोशेंट क्या प्राप्त हुआ 3 हुआ और रिमाइंडर 0 हो गया। अब यहाँ मेरा जो प्रोसेस है स्टॉप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। नो स्टेप रिक्वायर्ड, नो स्टेप्स रिक्वायर्ड। अब देखेंगे अब एससीएफ क्या होगा। एससीएफ तो हम बताए थे कि जहाँ रिमाइंडर 0 हो रहा है वहाँ जो बी का मान आएगा वहीं क्या हो जाएगा, जो 2 इंटीजर्स दिए गए हैं निकालने के लिए एससीएफ निकालने के लिए जो हम लोग 2 इंटीजर्स लिए हैं उसका जो एससीएफ होगा क्या होगा, जो लास्ट स्टेप की बी की वैल्यू होगी वहीं क्या होगी, उसकी एससीएफ होगी। यहाँ 105 है, यहाँ 105 है। तो यहाँ पर देखते हैं एससीएफ किसका 105 और 35 का कितना आया, मेरा 35 आया। फिर अगले का देखेंगे एससीएफ किसका देखेंगे 140, इसका और इसका भी क्या होगा एससीएफ 35 होगा। फिर एससीएफ इसका भी देखिए किसका 3045 और 140 का, इसका भी क्या होगा एससीएफ 35 होगा। समझ में आ रहा है, जो संख्या दी गई है यानी ए और बी का जो भी वैल्यू चलते आ रहा है ऊपर से लेकर नीचे तक सबका एससीएफ क्या होगा, जो बी लास्ट वैल्यू है, जो लास्ट स्टेप का बी की वैल्यू है वहीं क्या हो जाएगी एसटीएफ हो जाएगी। किसकी, जितने स्टेप हैं उसमें ए और बी का एसटीएफ क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। और हम लोगों का संख्या क्या मिला था, यहाँ पर लिख लेंगे एसटीएफ ऑफ 153653045। ठीक, इतना हो जाएगा। इसके लिए क्या हो जाएगा, इसका मान 35 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका एसटीएफ का मान 35 होगा। एसटीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। यानी एसटीएफ जो होगा 35 होगा। तो हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और डिवीजन एल्गोरिदम का जो यूज किया जाता है किसके लिए किया जाता है, एसटीएफ निकालने के लिए किया जाता है। और यह जो एल्गोरिदम और लेमा है यह किस पे लागू होगा, वो सिर्फ और सिर्फ किस पे लागू होगा, पॉजिटिव इंटीजर्स पर। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स का पर ये बस लागू होता है। और पॉजिटिव इंटीजर्स का जो एसटीएफ निकालेंगे उसके लिए ये डिवीजन लेमा और डिवीजन एल्गोरिदम काम करेगा। ये निगेटिव के लिए बिल्कुल काम नहीं करेगा। यानी इसका जो यूज करते हैं हम लोग, मतलब एसटीएफ निकालने के लिए करते हैं। और देखते हैं ये जो आया है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर रिलेशन, इसमें जो आर का मान होता है, रिमाइंडर का जो मान होता है 0 से बड़ा होना चाहिए हमेशा। जब 0 से बड़ा होगा तो निगेटिव का सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि निगेटिव संख्या जो होता है, निगेटिव नंबर जो होता है वो तो 0 से कभी बड़ा नहीं होता है। जितने भी निगेटिव नंबर होते हैं वो तो 0 से छोटे होते हैं। तो यहीं से समझ लीजिए कि 0 से बड़ा जब रिमाइंडर आ रहा है, 0 से बड़ा क्या आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है, तो जो संख्या दी गई वो तो ऐसे ही नहीं होना चाहिए निगेटिव। ऐसे ही समझ में आ रहा है कि जब 0 से रिमाइंडर बड़ा हो गया तो जो इंटीजर दिया रहेगा वो कभी निगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर निगेटिव दिया है तो हम उस पर डिवीजन लेमा और डिवीजन एल्गोरिदम कभी नहीं अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे 2-3 थे। उसके बाद अगला टॉपिक जो भी होगा उसको हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू।